वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे वीर सावरकर के बारे में। क्यों हम इसके बारे में पढ़ेंगे? क्योंकि अक्सर ये खबरों में रहते हैं, भाजपा और कांग्रेस के मध्य इनके टकराव रहता है इनके नाम को लेकर, और इनका जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जो इनका योगदान था उसको लेकर इनका आपस में टकराव रहता है। किस किस का? बीजेपी और कांग्रेस का। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस है वो गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, और जो ये बीजेपी है, आरएसएस है, वो वीडी सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में दैनिक जागरण के अंदर राहुल गांधी का एक बयान आया है। तो राहुल गांधी बोलते हैं इनके बारे में, सावरकर के बारे में, कि सावरकर ने की थी अंग्रेजों की मदद। तो इस पे जो भाजपा है वो अपना प्रतिक्रिया देती है, और भाजपा कहती है कि ये सावरकर का अपमान है, तो गांधी को, जो राहुल गांधी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि वीडी सावरकर को लेकर इतना विवाद क्यों रहता है खबरों के अंदर। इनसे जुड़ी जो संस्थाएं हैं, एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरएएस हो, और जो भी पीसीएस एग्जाम है उनके अंदर आपसे क्वेश्चन इनसे जुड़ी संस्थाओं और वीडी सावरकर और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था उनसे जुड़े क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम इसके अंदर जो वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं कि आगे वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि इनका जन्म, मृत्यु और इनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था। फिर हम देखेंगे कि इनका जो शुरुआती करियर था वो क्या था। फिर आरएसएस का न होते हुए भी जो आरएसएस के अंदर इनकी इज्जत क्यों है। नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी क्यों होती है। पानी के जहाज से समुद्र में कूदे सावरकर, क्यों कूदे, इसके बारे में हम देखेंगे। सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में क्यों आए थे। अंडमान की सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52 के अंदर इनको रखा गया था, क्यों रखा गया था। खड़े खड़े बेड़ियों और हथकड़ियाँ जो जेल के अंदर, जो अंडमान की जेल थी उसके अंदर इनको याद दी जाती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि क्या सावरकर वाकई में वीर थे, अंग्रेजों को माफीनामा क्यों लिख कर दिया था, हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया था, जेल से बाहर रहने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई थी, सावरकर की हिंदुत्व की जो अवधारणा है वो क्या थी, अंग्रेजों के साथ कौन सा समझौता किया था, महात्मा गांधी हत्याकांड में गिरफ्तारी क्यों हुई थी। तो ये प्रमुख हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि इनका जन्म, तो इनका जन्म होता है 28 मई 1883 में भगूर, नासिक के अंदर, जो महाराष्ट्र है, नासिक के अंदर, वहाँ पे इनका जन्म होता है। ठीक है, महाराष्ट्र जो वर्तमान के अंदर जो महाराष्ट्र है, इंडिया। और इनकी मृत्यु होती है 26 फरवरी 1966 को। 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु भी बॉम्बे के अंदर होती है, और महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर। किसके लिए जाने जाते हैं? ये हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं। और इनकी वाइफ का नाम था यमुनाबाई। इनकी शादी होती है 1901 के अंदर। उनकी जो मृत्यु हो जाती है वो 1963 के अंदर यमुनाबाई की मृत्यु हो जाती है। इनके जो रिलेटिव हैं, इनका एक भाई है गणेश दामोदर सावरकर। तो ये हमने देख लिया इनकी जन्म, मृत्यु, शादी और इनके रिलेटिव। फिर एक वक्तव्य है, ये मतलब उसको घटना बोलते हैं। एक अक्टूबर 1906 में लंदन में एक ठंडी शाम चित पावन ब्राह्मण विनायक दामोदर सावरकर इंडिया हाउस आपको पता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किसने की थी, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है और काफ़ी बार पूछा भी गया। तो इंडिया हाउस के अपने कमरे में, यानी कि झींगे होते हैं, समुद्री जीव होता है, उनको प्रोन तल रहे थे। सावरकर ने उस दिन एक गुजराती वेश्या को अपने यहाँ खाने पर बुला रखा था, जो दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित कराने में लंदन आए हुए थे 1906 में। और गांधी जी कब आते हैं भारत के अंदर अफ्रीका से? 1909 के अंदर आते हैं, 9 जनवरी 1915 को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को इंडिया के अंदर आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। तो ये गुजराती वेश्य थे जो कहाँ गए हुए थे? लंदन गए हुए थे। क्यों गए हुए थे? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो वहाँ के लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो गए हुए थे। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और उनका नाम क्या था? गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। सावरकर से कह रहे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी रणनीति जरूरत से ज़्यादा आक्रामक है। सावरकर ने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा, चलिए पहले खाना खाइए, बाद में बात करते हैं। ये कह रहे हैं सावरकर किसको? महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी कहते हैं कि इनके तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि ये जो वहाँ के लोग हैं उनके प्रति जो अंग्रेज हैं उनकी जो नीतियाँ हैं वो ज़्यादा ही आक्रामक हैं। लेकिन जो दामोदर जो सावरकर हैं वो बीच में ही टोकते हुए कहते हैं कि चलिए पहले खाना खाइए। फिर एक बहुचर्चित किताब है जिसका नाम है द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट। द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट। लिखने वाले नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं। इनके राइटर कौन है इस बुक के? नीलांजन मुखोपाध्याय। उस समय गांधी महात्मा नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, उस समय गांधी महात्मा नहीं थे, क्योंकि महात्मा का खिताब गांधी को किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? जो चंपारण सत्याग्रह होता है उसके दौरान इनको दिया गया था। तब तक भारत उनकी कर्मभूमि में नहीं थी, क्योंकि ये 1906 की बात कर रहे हैं, जब ये सावरकर से मिलते हैं लंदन के अंदर, और इंडिया के अंदर गांधी आते हैं 1915 के अंदर। जब सावरकर ने गांधी को खाने की दावत दी तो गांधी ने यह कहते हुए माफ़ी मांग ली कि वो न तो गोश्त खाते हैं और न मछली खाते हैं, क्योंकि गांधी प्योर वेजिटेरियन थे। बल्कि सावरकर ने उनका मजाक भी उड़ाया, कि कोई कैसे बिना गोश्त खाए अंग्रेजों की ताकत को चुनौती दे सकता है। उस रात गांधी सावरकर के कमरे से अपने सत्याग्रह आंदोलन के लिए उनका समर्थन लिए बिना ही खाली पेट बाहर निकले थे। मतलब उनको ना तो वेज वाला जो खाना है वो दिया गया था, बल्कि वह बिना सत्याग्रह का जो आंदोलन सावरकर का बिना समर्थन लिए ही वहाँ से खाली पेट बाहर निकल गए। तो ये एक दृश्य था गांधी और सावरकर की पहली मुलाकात का, जो अपन ने देखा। फिर हम देखते हैं कि आरएसएस का न होते हुए भी जो वीडी सावरकर है उनको इनकी इतनी इज्जत क्यों दी जाती है? तो क्योंकि आरएसएस एक अलग है, संघ है, ठीक है, जिसके अभी अध्यक्ष कौन है? मोहन भागवत। इसे एक विडंबना ही कहा जाएगा कि कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ के नए रहे वीर सावरकर का नाम संघ परिवार में बहुत इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो देख लेते हैं। आपने एक भाषण सुना होगा शायद, उसमें वर्ष 2000 में उस टाइम सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण, उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण थे, के पास सावरकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी ने भेजा था। नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ जाती है, ठीक है। कब आती है? 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हैं कौन? नरेंद्र मोदी। उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्मतिथि पड़ती है। वो संसद भवन जाकर सावरकर के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें मानना पड़ेगा कि सावरकर बहुत ही विवादास्पद शख्सियत थे, तो ये तो मानना पड़ेगा। हम नहीं भूल सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं नीलांजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी है? उन्होंने बुक लिखी है द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट, ये बुक लिखी है। हम नहीं भूल सकते हैं कि गांधी हत्याकांड में उनके खिलाफ केस चला था। तो गांधी की हत्या हो जाती है 1948 के अंदर। कौन करता है? नाथूराम गोडसे गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और इस हत्या के जो प्रकरण था उसके अंदर जो वीडी सावरकर था, इनके ऊपर केस चला था। वो छूट जरूर गए, लेकिन उनके जीवन काल में ही उनकी जांच के लिए कपूर आयोग बैठा था। कौन सा आयोग बैठा था? कपूर आयोग बैठा था। ये अपन एग्जाम से नहीं पूछा जाएगा, हम उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जिससे वो जुड़े हुए थे। और उसकी रिपोर्ट में शक की सुई सावरकर से हटी नहीं थी। कपूर जो आयोग था, मतलब कहीं ना कहीं वो मिले हुए थे गांधी हत्याकांड में। उस नेता को सार्वजनिक रूप से इतना सम्मान देना मोदी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम था। तो कहाँ तक ये सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडी सावरकर को गांधी से ज़्यादा तवज्जो मिले, ये कहाँ तक सही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक नया प्रकरण और है जिसमें नासिक के कलेक्टर की हत्या के सिलसिले में भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी। अपने राजनीतिक विचारों के लिए सावरकर को पुणे महाराष्ट्र के फर्ग्यूसन कॉलेज एक फर्ग्यूसन कॉलेज था पुणे महाराष्ट्र में उससे उनके राजनीतिक विचारों के कारण निष्कासित कर दिया गया था। साल 1910 में उन्हें नासिक के कलेक्टर की हत्या में संलिप्त होने के आरोप में लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब ये गांधी हत्याकांड से पहले भी गिरफ्तार हो चुके थे किसी कलेक्टर की, जो नासिक का कलेक्टर था, उसकी हत्या के सिलसिले में। सावरकर पर खासा शोध करने वाले निरंजन तकले इन्होंने सावरकर पर काफ़ी रिसर्च की है। वो बताते हैं कि 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या के आरोप में पहले सावरकर के भाई को गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर आरोप था कि उन्होंने लंदन में अपने भाई को एक पिस्टल भेजी थी, मतलब लंदन में भाई को पिस्टल भेजी थी। यह सावरकर के ऊपर आरोप था, जिसका हत्या में इस्तेमाल किया गया था नासिक के कलेक्टर जैक्सन की। SS मौर्य नाम के पानी के जहाज से उन्हें भारत लाया जा रहा था। तब वो जहाज फ्रांस के मोर्से बंदरगाह पर एंकर हुआ तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से 20 समुद्र में ही कूद गए। मतलब उनको गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, तो वो सावरकर जो जहाज का जो टॉयलेट होता है उसके पोर्ट होल से समुद्र में कूद गए।
पानी के जहाज से वो कूद गए। अब क्यों कूदे? कि कुछ तो तार जुड़े होंगे ना नासिक के कलेक्टर की हत्या के अंदर, तभी तो वो कूदे। आगे की कहानी उनकी जीवनी ब्रेव हार्ट सावरकर लिखने वाले आशुतोष देशमुख बताते हैं। तो उनकी जीवनी कौन लिखते हैं? आशुतोष देशमुख लिखते हैं। और किस नाम से? ब्रेव हार्ट सावरकर। सावरकर ने जानबूझकर अपना नाइट गाउन पहन रखा था, यानी कि नाइट गाउन लगभग ब्लैक कलर का ही होता था। शौचालय में शीशे लगे हुए थे ताकि अंदर गए कैदी पर नजर रखी जा सके। सावरकर ने अपना गाउन उतार कर उसे शीशे को ढक दिया। उन्होंने पहले ही शौचालय के पोर्ट होल को नाप लिया था और उन्हें अंदाजा था कि वो उसके जरिए बाहर निकल सकते हैं। उन्होंने अपने दुबले पतले शरीर को पोर्ट होल से नीचे उतारा और बीच समुद्र में कूद गए। उनकी नासिक की तैरने की ट्रेनिंग काम आई, मतलब उनको तैरना आता था काफ़ी अच्छे से। नासिक के अंदर उन्होंने ट्रेनिंग ली थी जो काम आई और वो तट की तरफ तैरते हुए बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन पर गोलियां चलाई लेकिन वो बच निकले, जो काफ़ी किस्मत वाले थे। वहां से तो वे बच निकलते हैं, लेकिन लास्ट में क्या होता है? सुरक्षा कर्मियों की वो गिरफ्त में आ जाते हैं। देशमुख आगे लिखते हैं, तैरने के दौरान सावरकर को काफी चोट लगी और उससे खून बहने लगा। सुरक्षा कर्मी भी समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर करीब 15 मिनट तक तैरकर तट पर पहुंच गए। रपटीला था। पहली बार तो वो फिसले, लेकिन दूसरे प्रयास में वो जमीन पर पहुंच गए। वो तेजी से दौड़ने लगे और 1 मिनट में उन्होंने करीब 450 मीटर का फासला तय किया। तो ये तो वो वाली बात होगी, जब कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं तो आदमी अपनी क्षमता से अधिक तेज दौड़ता है, यानी कि जो फ्लाई एंड फ्लाइट वाला जो हार्मोन है वो रिलीज अधिक होता है, जिस वजह से वो तेज भागता है। तो यही वीडी सावरकर के साथ भी हुआ। तो वो क्या कहे, मतलब 1 मिनट के अंदर 450 मीटर दौड़ गए, मतलब आधा किलोमीटर। उनके दोनों तरफ ट्रॉमे और कारें दौड़ रही थी। सावरकर करीब करीब नंगे थे। तभी उन्हें एक पुलिस वाला दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर अंग्रेजी में बोले, मुझे राजनीतिक शरण के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले चलो। तभी उनके पीछे दौड़ रहे सुरक्षाकर्मी चिल्लाए, चोर चोर पकड़ो उसे। सावरकर ने बहुत प्रतिरोध किया, लेकिन कई लोगों ने मिलकर उन्हें पकड़ ही लिया। तो ये था प्रकरण, जब वो समुद्र से कूदते हैं जैक्सन की हत्या के आरोप में, जब उनको लंदन से गिरफ्तार करके लाया जा रहा था। ठीक है, और फिर समुद्र के जो जहाज था उसके पोर्ट होल से, टॉयलेट के पोर्ट होल से वो कूद जाते हैं और फिर तैरकर एक तट के ऊपर पहुंचते हैं, जहां से सुरक्षा कर्मियों की गिरफ्त में वो आ जाते हैं फाइनली। फिर उनको रखा जाता है अंडमान की सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52 के अंदर। कहाँ रखा जाता है? अंडमान की सेलुलर जेल की कोठरी नंबर 52 के अंदर उनको रखा जाता है। इस तरह सावरकर की कुछ मिनटों की आज़ादी खत्म हो गई और अगले 25 सालों तक वो किसी न किसी स्वरूप में अंग्रेजों के कैदी रहे। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई, मतलब लगभग 50 साल की। और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान, तो अंडमान काला पानी की सजा के रूप में काफ़ी प्रचलित जेल थी, यानी काला पानी भेज दिया गया। उन्हें 698 कमरों की सेलुलर जेल में 13.5 गुणा इंटू 7.5 फीट की कोठरी नंबर 52 में रखा गया था। वहां के जेल का जीवन जिक्र करते हुए आशुतोष देशमुख वीर सावरकर की जीवनी के बारे में लिखते हैं, अंडमान में सरकारी अफसर बग्गी में चलते थे और राजनीतिक कैदी इन बग्गियों को खींचा करते थे। मतलब ये होता था कि वहाँ के जो जेलर होते थे, वहाँ के जो कर्मचारी होते थे, वो बग्गी में चलते थे और उन बग्गियों को जो खींचने वाले होते थे, तो वहाँ की जो जेल के जो कैदी थे वो होते थे। तो उनके अंदर अब कौन शामिल हो गया? वीडी सावरकर भी उसके अंदर शामिल हो गए। वहां ढंग की सड़कें नहीं होती थी और इलाका भी पहाड़ी होता था। जब कैदी बग्गियों को नहीं खींच पाते थे तो उनको गालियां दी जाती थी और उनकी पिटाई भी होती थी। परेशान करने वाले कैदियों को कई दिनों तक पनियल सूप दिया जाता था। उनके अलावा उन्हें कुनेन पीने के लिए भी मजबूर किया जाता था। कुनेन एक मतलब थोड़ा नशा टाइप करने वाला एक पदार्थ होता है। इससे उन्हें चक्कर आते थे, मतलब नशीला पदार्थ होता है कुनेन। चक्कर आते थे, कुछ लोग उल्टियां कर देते थे और कुछ को बहुत दर्द रहता था। मतलब एक तरह का टॉर्चर करने का एक पदार्थ था ये कुनेन, और एक पनियल सूप। ये 2 चीज़ थे जो उनको कैदियों को टॉर्चर करने के लिए दिए जाते थे। किसके अंदर? अंडमान की सेलुलर जेल के अंदर दिए जाते थे, जिसको काला पानी की सजा भी कहा जाता था। अब यहाँ की जो यातनाएं थी वो देख लेते हैं। खड़े खड़े बेड़ियां और हथकड़ियां। देशमुख आगे लिखते हैं कि सभी कैदियों को शौचालय ले जाने का समय नियत रहता था और शौचालय के अंदर भी उन्हें तय समय तक ही रहना होता था। ऐसा नहीं कि 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, आधा घंटा हो गया, एक तय समय था। कभी कभी कैदी को जेल के अपने कमरे के एक कोने में ही मल तैरना पड़ता था। आपने मूवीज के अंदर देखा होगा, ये सिल्वर जेल होती है और इस तरफ एक छोटा सा बना रहता है, ठीक है, वो भी ओपन होता है और यहाँ पर ही उनको अपना नित्यक्रम करना होता है। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियों और बेड़ियों पहनने की सजा दी जाती थी।
उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी वोमिटिंग करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं थी। तो ऐसी थी काला पानी की सज़ा। मतलब बहुत ही दुर्गंध और बहुत ही अमानवीय तरीकों की जो सज़ा होती थी उसको अंडमान की जेल में भेजा जाता था, काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो हम देख लेते हैं कि क्या वाकई में जो वीर सावरकर थे वो वीर थे या फिर ऐसे ही उनको बोला जाता है। अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया इन्होंने, लेकिन यहाँ से सावरकर की दूसरी जिंदगी शुरू होती है। सेलुलर जेल में उनके काटे 9 साल 10 महीनों ने अंग्रेजों के प्रति सावरकर के विरोध को बढ़ाने के बजाय समाप्त कर दिया। मतलब इन्होंने 25 साल की 2 बार सजा हुई थी और उन्होंने 9 साल और 10 महीने की सजा काटी और उनके विरोध को बढ़ाने के बजाय, मतलब अंग्रेजों के प्रति घृणा करने के बजाय उनके प्रेम, मतलब उनको जो विरोध है, जो घृणा है वो समाप्त कर दी थी। नरेंद्र तकले बताते हैं, मैं सावरकर की जिंदगी को कई भागों में देखता हूँ। उनकी जिंदगी का पहला हिस्सा रोमांटिक क्रांतिकारी का था, जिसमें उन्होंने 1857 की लड़ाई पर किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में धर्मनिरपेक्षता की वकालत की थी। गिरफ्तार होने के बाद असलियत में उनका सामना हुआ। 11 जुलाई 1911 को सावरकर अंडमान पहुंचे और 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा। तो ये तो सत्य है कि उन्होंने अंग्रेजों को अपना पहला माफीनामा जरूर लिखा था, माफीनामा लिखा था। तो इसी के ऊपर विवाद होता है कि माफीनामा लिखा था या नहीं लिखा था। तो ये तो कन्फर्म है कि उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामा लिखा था। कब लिखा था? 29 अगस्त को उन्होंने अपना पहला माफीनामा लिखा था, 29 अगस्त 1911। वहाँ पहुंचने के 1.5 महीने के अंदर, इसके बाद 9 सालों में उन्होंने 6 बार अंग्रेजों को माफी पत्र दिए। कितनी बार? 6 बार। जेल की रिकॉर्ड बताते हैं कि वहाँ हर महीने 3 या 4 कैदियों को फांसी दी जाती थी। फांसी देने का स्थान उनके कमरे के बिल्कुल नीचे था। हो सकता है इसका सावरकर पर असर पड़ा हो, मतलब वो डर गए थे क्योंकि जो फांसी देने का स्थान था उनके कमरे के ठीक नीचे था। कुछ हलकों में कहा गया कि जेलर बेरी ने सावरकर को कई रियायतें दी थी। एक और कैदी बरिंदर घोष, आपने नाम सुना होगा बरिंदर घोष का। ये कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाद में लिखा कि सावरकर बंधु हम लोगों को जेलर के खिलाफ आंदोलन करने के लिए गुपचुप तौर पर से भड़काते थे। सावरकर बंधु जेलर के खिलाफ आंदोलन करने, लेकिन जब हम उनसे कहते कि खुलकर सामने साथ आइए तो वो पीछे हो जाते। उनको कोई भी मुश्किल काम करने के लिए नहीं दिया गया था। मतलब काफ़ी प्रेम था जेलर और उनके बीच में। हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया? ठीक है, तो ये कहते हैं, निरंजन तकले कहते हैं कि हर 15 दिन पर वहाँ कैदी का वजन लिया जाता था। जब सावरकर सिलुगर जेल में पहुंचे तो उनका वजन 112 पाउंड था। 2.25 साल बाद जब उन्होंने सर रेजिनोल्ड कैल्डोट को अपना चौथा माफीनामा दिया तो उनका वजन 126 पाउंड था। मतलब लोगों का जेल के अंदर वजन कम हो जाता है और इनका 112 पाउंड से 126 पाउंड हो गया। मतलब काफ़ी अच्छी खातिरदारी हो रही थी इनकी, क्योंकि ये माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को और ये कहीं ना कहीं उन माफीनामों में ये भी कहा गया होगा कि हम आपका साथ देंगे कि कैसे क्या जो स्वतंत्र संग्राम है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उनके अंदर हम आपका सहयोग करेंगे। इस तरह उनका 14 पाउंड वजन बढ़ा जेल में रहने के दौरान। तो ये काफ़ी विचारणीय तथ्य है कि 112 पाउंड से 126 पाउंड हो गया, क्योंकि जेल के अंदर इतनी यातनाएं होने के बावजूद वजन बढ़ना विचारणीय है। अपने ऊपर दया करने की गुहार करते हुए उन्होंने सरकार को खुद को भारत की किसी जेल में भेजे जाने की प्रार्थना की थी। इसके बदले वो किसी भी हैसियत में सरकार के लिए काम करने के लिए तैयार थे। पॉइंट टू बी नोटेड। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि वो इस जेल से बाहर जाना चाहते थे और किसी अन्य जेल के अंदर जाना चाहते थे और इसके लिए वो किसी भी हैसियत में सरकार की मदद करने के लिए तैयार थे। सावरकर ने यह भी कहा था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है और उन्होंने अब हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। शायद इसी का परिणाम था कि काला पानी की सजा काटते हुए सावरकर को 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी और छोटे भाई से मिलने की इजाज़त दी गई थी। हालांकि काला पानी की सजा काटते हुए किसी भी कैदी को किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन इनको इसी कारण माफीनामे के कारण इनको 30 और 31 मई 1919 को अपनी पत्नी जिनका नाम था यमुना बाई और अपने छोटे भाई से मिलने की इजाज़त दी गई थी। तो ये भी विचारणीय है कि जहाँ पे किसी को नहीं मिलना दिया जाता इसीलिए उसको काला पानी की सज़ा कहा जाता है, उसके अंदर भी इनको अपनी पत्नी और अपने भाई से मिलने की इजाज़त दी गई। तो काफ़ी सोचने का विचार है, सोचने वाली बात है। ठीक है, जेल से बाहर रहने के लिए उन्होंने बनाई थी ये रणनीति। तो ये भी कहा जाता है कि जेल से बाहर रहने के लिए उन्होंने ये रणनीति अपनाई थी। बाद में सावरकर ने खुद और अपने समर्थकों ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने को इस आधार पर सही ठहराया था कि उनकी यह रणनीति का हिस्सा था, जिसकी वजह से कुछ रियायतें मिल सकती थी। सावरकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा, अगर मैंने जेल में हड़ताल की होती तो मुझसे भारत पत्र भेजने का अधिकार छीन लिया जाता।
मैंने वरिष्ठ पत्रकार और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय से पूछा कि आखिर भगत सिंह के पास भी माफी मांगने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब सावरकर के पास ऐसा करने की क्या मजबूरी थी, क्या मजबूरी रही होगी? या तो वो डर गए थे, यही रही होगी। राम बहादुर राय का जवाब था, भगत सिंह और सावरकर में बहुत मौलिक अंतर है। भगत सिंह ने जब बम फेंकने का फैसला किया, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें फांसी का फंदा चाहिए। दूसरी तरफ वीर सावरकर एक चतुर क्रांतिकारी थे, कहा जा सकता है चतुर क्रांतिकारी थे। उनकी कोशिश रहती कि भूमिगत रहकर उन्हें काम करने का जितना मौका मिले उतना अच्छा है। मेरा मानना यह है कि सावरकर इसे पचड़े में नहीं पड़े कि उनके माफ़ी मांगने पर लोग क्या कहेंगे। उनकी सोच ये भी थी कि अगर वो जेल से बाहर रहेंगे तो जो करना चाहोगे वो कर सकेंगे। तो हो सकता है, लेकिन बाद में क्या होता है, जब इंसान अपनी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाली बात हो जाती है, ये सारी चीज़ें तो मतलब अपनी गलतियों पर पर्दा डालने वाली बात हो जाती है। बाकी डर तो गए ही थे। जो भगत सिंह थे उनको 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाती है, ठीक है। भगत सिंह को उनके पास भी था माफ़ी मांगने का विकल्प तो, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो उनका नाम कहीं ना कहीं वीडी सावरकर से काफ़ी ऊपर है। सावरकर की हिंदुत्व अवधारणा क्या थी? अंडमान से वापस आने के बाद सावरकर ने एक पुस्तक लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। तो ये अगर आपसे नाम पूछा जाए कि हिंदुत्व, हु इज हिंदू पुस्तक किसने लिखी, तो वो थे वीडी सावरकर, जिसमें उन्होंने पहली बार हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा के तौर पर इस्तेमाल किया। नीलरंजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि हिंदुत्व को एक राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि इस देश का इंसान मूलतः हिंदू है। इस देश का नागरिक वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्यभूमि यही हो। पितृ और मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन पुण्यभूमि तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की ही हो सकती है। मुसलमानों और ईसाइयों की तो पुण्यभूमि नहीं है। तो ये भी सही है उनका कहना कि पितृभूमि, मातृभूमि तो किसी की भी हो सकती है, लेकिन जो पुण्य भूमि है वो तो सिर्फ हिंदुओं, सिखों, बौद्ध और जैनियों की है। बाकी मुसलमान और ईसाई तो बाहर से आए थे। ईसाई आए थे यूरोप से और मुसलमान आए थे मध्य एशिया से। एक सूरत में तो वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए, एक सूरत में तो वो हो सकते हैं अगर वो हिंदू बन जाए, उनकी पुण्य भूमि हो सकती है अगर वो हिंदू बन जाता है। वो इस विरोधाभास को कभी नहीं समझा पाए कि आप हिंदू रहते हुए भी अपने विश्वास या धर्म को मानते रहें। तो कहीं ना कहीं ये उनकी गलती है, या चतुर क्रांतिकारी में कहीं ना कहीं ये एक ब्लैक होल की तरह काम किया उनकी अवधारणा में। अंग्रेजों के साथ समझौता। तो साल 1924 में जब वो 1919 में उनसे होती है, ठीक है, मुलाकात अपनी पत्नी और छोटे भाई से। उसके बाद 1924 में सावरकर को पुणे की येरवदा जेल में 2 शर्तों के आधार पर छोड़ा गया। मतलब उनका जो अंडमान का जो जेल था, काला पानी की सजा थी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया किसमें? पुणे की येरवदा जेल के अंदर। एक तो वो किसी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, 2 शर्त पर छोड़ा गया। पहली शर्त थी कि वो किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, और दूसरे वो रत्नागिरी के जिला कलेक्टर की अनुमति लिए बिना जिले से बाहर नहीं जाएंगे। मतलब एक तो उनको किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए पाबंदी लगा दी, और दूसरी तो वो रत्नागिरी का जो जिला कलेक्टर है उसकी अनुमति के लिए बिना वो जिले से बाहर नहीं जाएंगे। निरंजन तकले बताते हैं, सावरकर ने वायसराय लिननिथगो के साथ लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। यह है इंपॉर्टेंट। निरंजन तकले बताते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि लिखित जो वायसराय लिननिथगो था उसके साथ सावरकर का समझौता लिखित है, पॉइंट टू बी नोटेड। लिखित समझौता किया था कि उन दोनों का समान उद्देश्य है, और वो समान उद्देश्य क्या है? गांधी, कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना। ये ध्यान रखने वाली बात है। अंग्रेज उनको पेंशन दिया करते थे। गांधी को तो नहीं देते थे, नेहरू को भी नहीं देते थे, पटेल को भी नहीं देते थे, इनको ही क्यों देते थे? 60 रुपये महीना, कितने? 60 रुपये महीना पेंशन देते थे इनको। वो अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? वो इस तरह की पेंशन पाने वाले अकेले शख्स थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। 60 रुपये महीना, ऐसी कौन सी सेवा करते थे जिसके लिए उनको पेंशन मिलती थी? और इस तरह की पेंशन पाने वाले वो अकेले शख्स थे। महात्मा गांधी का हत्याकांड में उनकी गिरफ्तारी। महात्मा गांधी का हत्याकांड हो जाता है, कब हो जाता है? 1948 को हो जाता है इनकी हत्या। ये महात्मा गांधी का पार्थिव शरीर है हत्या के बाद। कौन करते हैं? नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर देता है। सावरकर की छवि को उस समय बहुत धक्का लगा जब 1949 में गांधी हत्याकांड में शामिल होने के लिए 8 लोगों के साथ उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए, लेकिन गिरफ्तार तो किया गया था।
नीलांजन मुखोपाध्याय बताते हैं कि पूरे संघ परिवार को बहुत समय लग गया गांधी हत्याकांड के दाग को हटाने में। सावरकर इस मामले में जेल गए, फिर छूटे और 1966 तक जिंदा रहे, लेकिन उन्हें उसके बाद स्वीकार्यता नहीं मिली सरकार की ओर से और जनता की ओर से। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी उनसे पल्ला झाड़ लिया था। आरएसएस ने भी पल्ला झाड़ लिया था और अब आरएसएस उनको भगवान बनाने पे तुला हुआ है। वो हमेशा हाशिए पर ही पड़े रहे, क्योंकि उनके गांधी हत्या की शक की सुई कभी हटी ही नहीं। कपूर कमीशन की रिपोर्ट में भी साफ कहा गया है कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं है कि सावरकर की जानकारी के बिना गांधी हत्याकांड हो सकता था। तो मतलब 80-20 है, 80% 20%। 80% है कि वो शामिल थे और 20% है कि जो ठोस सबूतों के अभाव में वो बरी हो गए। तो कहीं ना कहीं वो गांधी हत्याकांड में शामिल थे। ये कपूर आयोग, कपूर कमीशन की रिपोर्ट कहती है। तो ये हमने देखा कि वीडी सावरकर कौन थे और वो क्या थे, कहाँ पर उनकी जीवन परिचय हमने देखा, कौन से सब कुछ हमने इस वीडियो के अंदर देख लिया। तो आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। और हमने इसके अंदर जो भी संस्था जैसे कि गांधी हैं उनके बारे में इसमें बात की, ठीक है। हमने बात की कांग्रेस के बारे में, ठीक है। और हमने बात की यरगदा जेल के बारे में, और हमने बात की अंडमान जेल जो कालापानी की सजा उनके बारे में। तो इनसे संबंधित आप थोड़ा ज्ञान प्राप्त कीजिए, मतलब थोड़ी नॉलेज लीजिए, उनके बारे में जानिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जो ये हैं वीडी सावरकर हैं, ये न्यूज में अक्सर रहते हैं। तो इनसे संबंधित आसपास के जो इनकी संस्थाएं थी, ये किससे संबंधित थे, लंदन हाउस की हमने बात की, किसने वहाँ पे इसकी स्थापना की थी, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर जान सकते हैं, उनकी नॉलेज ले सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर सहायता मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके आसपास के जो एरिया है उनको उसके बारे में जानकारी लें। वैसे तो मैंने काफ़ी आपको जानकारी प्रोवाइड करा दी है इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन फिर भी आप अपने स्तर से भी कुछ जानकारी खोजें, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, दिमाग में रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।